हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नाबार्ड नॉर्म्स का पार्ट 2। नाबार्ड नॉर्म्स पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था। उम्मीद करता हूं आपको वो समझ भी आया होगा और आपके लिए वो यूजफुल भी होगा, बिकॉज आईबीपीएस एएफओ, आरआरबीएसओ और नाबार्ड एआरडी सेक्शन में वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम सेम नाबार्ड नॉर्म्स के बारे में, मतलब हमारा पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन नाबार्ड नॉर्म्स का पार्ट 2। तो नाबार्ड नॉर्म्स में सबसे पहले बात करेंगे मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन पॉपुलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। पॉपुलर का मतलब आप जानते हैं, आप लोगों ने यूकेलिप्टस देखा होगा। यूकेलिप्टस देखा है? यस ऑफ कोर्स, है ना। यूकेलिप्टस की जब बात करते हैं, जिसे हिंदी में सफेदा भी कह दिया जाता है, तो उसे जनरली आपने नहरों के किनारे देखा होगा। अब नहरों के किनारे क्यों लगाया जाता है? बिकॉज वो बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन करता है। तो एक ऐसा एरिया जो किसी कैनाल के पास है, वहां वाटर लॉगिंग की समस्या ना आए, इसलिए वहां पे यूकेलिप्टस को लगा दिया जाता है। लेकिन यहां पे हम यूकेलिप्टस नहीं, यहां पे हम बात कर रहे हैं पॉपुलर की। पॉपुलर जो है वो क्या है? पॉपुलर यूकेलिप्टस का ही हाइब्रिड है। पॉपुलर क्या है? पॉपुलर यूकेलिप्टस का ही हाइब्रिड है, लेकिन इसे एज एन इफेक्टिव ट्री इन एग्रो फॉरेस्ट्री यूज किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, मेरे पीछे आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं। यूकेलिप्टस का जो हाइब्रिड है, जिसे पॉपुलर कहा जाता है, उसे एक इफेक्टिव एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्री के रूप में यूज किया जाता है। समझ रहे हो? ठीक है। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन पॉपुलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री के। मुझे एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर पॉपुलर लगाना है, तो पॉपुलर के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट और किस तरह से उसे लगाया जा सकता है? तो बोला गया पॉपुलर जो है इज वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग मल्टीपर्पज ट्री स्पीशीज व्हिच कैन बी ग्रोन एज मोनोक्रॉप, और मोनोक्रॉप के साथ साथ आप क्या कर सकते हो? एल्वेज एल इन एसोसिएशन विद द एग्रीकल्चर क्रॉप। मतलब कि एग्रीकल्चर क्रॉप जैसे अब यहां पे देख पा रहे हैं, कहां पे? ये देखिए एग्रीकल्चर क्रॉप यहां पे है, साथ में ट्री को लगाया, जिसे आप एलए क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसे एलए के रूप में भी ग्रो किया जा सकता है। मतलब एलए क्रॉप को लगाइए, साथ में ट्रीज को लगा लीजिए, या फिर एलए नहीं करना चाहते तो आप एज अ मोनोक्रॉप भी इसको ले सकते हैं। पॉपुलर जो है अपने आप में वो क्या है? डेसिडुस स्पीशीज है। एड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लीफ लिटर टू द सॉइल एंड इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीशीज फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। डेसिडुस का मतलब क्या होता है? जिससे जो क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिराते हैं, मतलब पतझड़ वाले पेड़ आप कह सकते हैं। तो ये पत्ते नीचे गिराएगा तो क्या करेगा? आपका जो सोइल है उसके अंदर पत्तियां डलेंगी, पत्तियां जाएंगी, मतलब लीफ लिटर वहां पे जाएगा, तो ऑर्गेनिक मैटर भी उसे देके जाएगा। नेक्स्ट बोला पॉपुलर जो है वो ग्रो होता है कहां पे? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। और बोला वेयर द टेम्परेचर एक्सट्रीम आर नॉट टू सीवियर। सब ट्रॉपिकल का मतलब एक बीच की सी क्लाइमेट में ग्रो हो जाएगा, बहुत ज्यादा और बहुत कम टेम्परेचर में उतना अच्छे से ग्रो आपका पॉपुलर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बोला गया इट डज नॉट परफॉर्म वेल ऑन द सैलाइन, एल्केलाइन, ड्राई सैंडी सॉइल, वाटर लॉग्ड एरिया एंड हार्ड सॉइल। मतलब यहां भी से मीडियम सी सॉइल चाहिए, मतलब लोमी सॉइल के अंदर बेस्ट थ्राइव करेगा। लेकिन अगर सॉइल का पीएच 7 से 8 हो गया, मतलब सैलाइन है, या 8.5 से ऊपर चला गया एल्केलाइन है, या फिर एसिडिक है, या फिर वाटर लॉग, मतलब पानी अगर वहां पे भर गया है, तब भी वहां ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बोला गया कटिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द मेन शूट विद द डायामीटर बिटवीन 1 to 3 सेंटीमीटर परफॉर्म बेटर। कटिंग क्या बोला? मिडल ऑफ द स्टेम, जिसका डायामीटर कितना हो? 1 से 3 सेंटीमीटर का, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे एज कंपेरेटिव टू अदर। नेक्स्ट बोला गया अगर आपको इसकी प्लांटिंग करनी है तो प्लांटिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो मिडल ऑफ द फेब, है ना, लगभग फरवरी के इन बिटवीन, मतलब 15-20 फरवरी के आसपास इसका प्लांटिंग का टाइम माना जाता है। डिस्टेंस जो रखना है वो कितना रखना है? 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रो टू रो का, और 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां पे? प्लांट टू प्लांट का इसमें डिस्टेंस रखा जाएगा। ये बातें जरूर याद कीजिएगा, बिकॉज ये वो है जिसकी गाइडलाइन कौन देता है? नाबार्ड। और आपको पता है नाबार्ड नॉर्म्स वो है जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट यहां पे बोला गया द प्लांट आर रेडी फॉर द हार्वेस्ट इन 6th ईयर व्हेन दे अटेन अ गर्थ। गर्थ मतलब जो उनकी मोटाई हो गई है तने की कितनी, 75 से 90 सेंटीमीटर। तो कितने साल लेके जा रहा है, देखिए 6 साल लेके चला गया, उसके बाद मैच्योर हो गया, लेकिन इसी 6 सालों के दौरान वो डेसिडुअस ट्री है तो आपकी मिट्टी को अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर भी देके जाएगा। नेक्स्ट कहा गया मार्जिन मनी। मार्जिन मनी का मतलब क्या होता है, पहले पढ़ देता हूं फिर समझा देता हूं। मार्जिन मनी जो है वो कितनी होती है, 5% से 25% तक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द क्लास ऑफ बोरोवर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मार्जिन मनी की जब बात करेंगे ना, जनरली बैंक जब आपको लोन देता है तो लोन वाले केस में वर्ड लिया जाता है कि जितने का प्रोजेक्ट है आपका उससे कम अमाउंट का आपको लोन दिया जाएगा, वहां मार्जिन मनी यूज किया जाता है। मतलब अगर प्रोजेक्ट वैल्यू 20 लाख की है तो उसका थोड़ा सा कम अमाउंट का लोन दिया जाएगा, उससे भी मार्जिन मनी कहते हैं। और लोन के सेंस में कुछ और तरह से मार्जिन मनी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको याद जो रखना है वो ये कि मार्जिन मनी जो है वो आपको अलग अलग में याद नहीं करनी, हर किसी केस में इतनी ही है, 15 से 25 के बीच क्या होती है इसकी मार्जिन मनी होती है। ये हमने बात की किसकी, बात करी हमने आपका एग्रो फॉरेस्ट्री के जो बैंकेबल प्रोजेक्ट है, मतलब पॉपुलर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री है उसकी। अगला बात करेंगे इसकी मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट। मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट किसके ऊपर, हाई टेक एग्रीकल्चर के ऊपर। हाईटेक एग्रीकल्चर जानते हो ना आप लोग, इस टाइम पे अगर आप बात करो किसकी, अगर आप बात करो प्रिसीजन फार्मिंग की, प्रिसीजन फार्मिंग जो है ना, प्रिसीजन फार्मिंग बहुत आगे मतलब गवर्नमेंट की साइड से प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि प्रिसीजन फार्मिंग मतलब समझा दूं पहले, प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हाई टेक एग्रीकल्चर है, आप नई नई मोबाइल एप्लीकेशन को, सैटेलाइट को, जीपीएस को, जीआईएस को यूज करते हैं और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग करते हैं, उससे प्रिसीजन फार्मिंग कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी इससे पूछे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे फार्मर के पास उतनी कैपेबिलिटी तो नहीं है कि वो क्या कर सके, वो इस टाइप की एग्रीकल्चर जो है वो अपना सके। तो फार्मर के पास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से प्रमोट भी किया जा रहा है और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब ये मत बोलना कि फार्मर की साइड से पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है। मैं जब भी समझाता हूं तो कभी भी, आज तो हमारा बैंकेबल प्रोजेक्ट है, लेकिन जब पॉलिसी की बात आएगी, स्कीम जब पढ़ाऊंगा तो मुझे दोनों पॉइंट से बोलना पड़ता है कि स्कीम को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं और गवर्नमेंट की साइड से क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो कभी कभी गवर्नमेंट गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो पॉलिसी को पॉलिसी की तरह समझना है, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, राजनीति नहीं करनी है, ठीक है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। चलो, सो बैंकेबल प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे एंड राजनीति आप लोग समझ गए, राजनीति आपको नहीं करनी है, ठीक है, ओके। सो बोला गया देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ कल्टीवेशन। आप जब कल्टीवेशन करते हैं तो या तो आप क्या कीजिए, ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस के अंदर ग्रो कर लो, या फिर ओपन एयर सिस्टम, जैसा कि हमेशा हम लोगों ने देखा ही है। हम क्या करते हैं, ओपन एयर के अंदर, मतलब आपका जो फील्ड है वहां कोई ग्रीन या पॉली हाउस नहीं है, वहां पे हमने क्या किया हुआ है, वहां पे हमने ग्रो किया हुआ है हमारे क्रॉप्स को। लेकिन वहां पे आप सीजन के अंदर ही ग्रो कर सकते हो, ऑफ सीजन के अंदर वहां पे ग्रो नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका जो ग्रीन या पॉली हाउस है वहां ऑफ सीजन के अंदर भी ग्रो होगा। सो यहां बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस, यहां से ऑलरेडी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टाइप ऑफ कवरिंग मटेरियल पे क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस एएफओ में। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर है ना, वुडन बेस्ड है, ट्रस फ्रेम्ड है, या फिर आपका जो जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप जो होती है उसके बारे में बता दूंगा क्या होती है। वहां से भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट किसके ऊपर, आपका हाईटेक एग्रीकल्चर। बिकॉज ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये नॉर्मल एग्रीकल्चर नहीं है, इस टाइप की कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे हाई टेक एग्रीकल्चर ही बोला जाएगा, राइट। आगे चलता हूं तो बोला ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन द शेप। शेप की बात करेंगे, जैसा आपने पीछे फोटो के अंदर देखा, यहां पे भी देख शेप बनी हुई है ना, तो इसी तरह से अलग अलग टाइप की शेप होती है। आप कहेंगे तो मैं शेप समझा भी सकता हूं, लेकिन प्रेफर ये करूंगा जितना एग्जाम में आने वाला उतना ही समझाऊंगा। आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, आपके सिलेक्शन के लिए डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा। यहां बोला कि ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप जो होता है वो लीन टू टाइप हो सकता है, वो इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस हो सकता है, वो अनइवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस हो सकता है। इवन मतलब बराबर है, अनइवन मतलब बराबर नहीं है, लीन मतलब झुका हुआ है। लीन तो आपको याद भी होगा, है ना, मैंने आपको पिछले नाबार्ड नॉर्म्स में लीन फिश की बात हुई तो लीन आपको मैंने समझाया था।
है ना, कोशिश करता हूं चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो लीन टू टाइप हो सकता है, रिज एंड फरो मतलब इस टाइप का जो आपका हो जाएगा रिज एंड फरो ग्रीन हाउस हो सकता है, सो टूथ टाइप हो सकता है, क्विंसेट टाइप हो सकता है, इंटरलॉकिंग रिजेस एंड फरो टाइप हो सकता है, या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस हो सकता है। ये सारे जो है अलग अलग ये कौन से हैं, ये ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप है कि शेप के बेस पे किस तरह के हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर है ना, मेजर आपका कहां पे जाएगा इससे आगे। पहले ये समझिए, बोला ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन यूटिलिटी, आप उसको जब उपयोग में ले रहे हैं तो उपयोगिता के आधार पर वो किस तरह काम आ रहा है। वो एक्टिव हीटिंग के लिए हो सकता है, मतलब अंदर से गर्मी प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भारत में, इंडिया के अंदर तो गर्मी बहुत है कि नहीं। हाँ, हमारे यहां पे गर्मी काफी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो एरिया है वो गर्म होते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या कुछ और स्टेट को छोड़ दीजिए, मोस्टली गर्म है। तो ये काम के है नहीं हमारे लिए। हमारे मेनली काम कौन से आएंगे, ये वाले ग्रीन हाउस और एक्टिव कूलिंग। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, हमें टेम्परेचर क्या करना है, कम करना है। लेकिन टेम्परेट रीजन के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे ये भी चाहिए हो सकते हैं। नेक्स्ट जहां से क्वेश्चन पूछा गया था, जो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, कहां से क्वेश्चन पूछा गया था, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन से पूछा गया था। बोला गया ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो सबसे जो लो कॉस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वुडन फ्रेम्ड होते हैं। आपने शायद कहीं देखा होगा, क्या आपने वुडन फ्रेम्ड को देखा हुआ है? से यस और नो, देखा होगा तो अच्छी बात है। जनरली वुडन फ्रेम नहीं होते हैं। आपने अगर कहीं देखा है तो आपने देखा हुआ ये वाला पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, जिसे पाइप फ्रेम को आप क्या बोल सकते हो, जीआई पाइप भी बोल सकते हो। ये जीआई पाइप क्या होता है भाई? देखो, जीआई पाइप की बात करेंगे तो ये होता है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। सर, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप क्या होता है, बता देता हूं। जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिसके ऊपर रस्ट, जिससे क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। रस्ट जानते हो, जंग लग जाना। वो भारत पाकिस्तान वाला जंग नहीं भाई साहब, वो जो लोहे के ऊपर जंग लगता है, रस्ट जो लग जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो मिक्सचर है वो, प्योर जो आपका मेटल है, मतलब प्योर जो आपका आयरन है वो उसके अंदर यूज नहीं किया जाता, ऊपर कोटिंग करी जाती है, तो वो जीआई पाइप कहलाती है। वही आपने सबसे ज्यादा देखा है। अगर आपने कोई पॉली हाउस देखा होगा तो 99% केस में जीआई पाइप ही देखा होगा। नेक्स्ट बोला गया ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ट्रस फ्रेम्ड आपने नहीं देखी है, दिखा देंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जीआई पाइप देखा हुआ है? क्या आपने जीआई पाइप ही देखा हुआ है? कमेंट के अंदर बताइए। या तो आपने वुडन फ्रेम देखा होगा या फिर आपने जीआई पाइप देखा होगा। ये जो है ये बड़े एरिया के अंदर यूज किए जाते हैं और जनरली इंडिया में बड़ा एरिया लिया नहीं जाता, क्योंकि 1 एकड़ की बात करेंगे तो 1 एकड़ का जो पॉली हाउस है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहले आप मुझे बताइए, 1 एकड़ में अगर आपको पॉली हाउस लगाना है, लो कॉस्ट पॉली हाउस, तो कितना खर्चा आएगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। सब्सिडी की बात बाद में करेंगे, लेकिन टोटल खर्चा कितना आता है? आप लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लगभग जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 20 से 25 लाख के आसपास। लेकिन हाँ, इस पे 50% की सब्सिडी भी आपको मिल जाती है। स्टेट वाइज ये सब्सिडी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सेंटर लेवल पे जो सब्सिडी है वो कितनी है, 50% की सब्सिडी इसके ऊपर है। नेक्स्ट बोला गया ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन द कवरिंग मटेरियल। आप जो उसके ऊपर लगा रहे हैं, जो कवरिंग उसके ऊपर डाल रहे हैं, वो किसकी हो सकती है? वो सबसे महंगी ग्लास ग्लेजिंग हो सकती है। ग्लास की शीट उसके ऊपर है जो महंगी होगी। दूसरा, वो फाइबर ग्लास रीएनफोर्स प्लास्टिक ग्लेजिंग शीट भी हो सकती है, जो कंपैरेटिवली कम रेट की, बट अच्छा खासा रेट इसका भी होगा, बिकॉज यहां पे फाइबर ग्लास रीएनफोर्स प्लास्टिक को यूज किया गया है। फिर वो प्लास्टिक फिल्म, जो जनरली आप सब लोगों ने देखी हुई है, इसी को यूज किया जाता है। प्लास्टिक फिल्म के अंदर वो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जिसे आप परा बैंगनी किरणों के नाम से जानते हो, उसे अंदर नहीं आने देती है, तो यूवी स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। फिर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन फिल्म वो है। फिर बोला गया स्टिपुलिन टाइप शीट और नेट हाउस। नेट हाउस मतलब वो जो ग्रीन कलर के नेट हाउस होते हैं, शेड नेट जो होते हैं। नेक्स्ट बोला गया कंस्ट्रक्शन के बेस पे बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे वो हाई कॉस्ट हो सकते हैं, वो मीडियम कॉस्ट हो सकते हैं और वो लो कॉस्ट हो सकते हैं। जो आपने मुझे बताया 20 से 25 लाख 1 एकड़ का, ये अपने आप में लो कॉस्ट पॉली हाउस माना जाता है। इसके बाद हाई कॉस्ट में जाएंगे तो 1 से 2 करोड़ तक खर्चा आ जाता है 1 एकड़ का, लेकिन वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसके अंदर सेंसर, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप सारा यूज किया जाता है और वहां पे हाई वैल्यू क्रॉप को लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कंप्यूटराइज ग्रीन हाउस, जिसके मैं बात कर रहा था, जो अपने आप में महंगे हैं। देखो फोटो से आप देख पा रहे हो, फोटो से ही सारा कुछ चेक कर लिया जा रहा है। तो भाई ऐसा अगर हम लेके आएंगे सिस्टम, तो ये तो महंगा होगा ही होगा ना।
तो कंप्यूटराइज के अंदर बोला गया द पॉली हाउस आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट प्लास्टिक शीट। ठीक है, कोई बात नहीं। सो दैट दे मे लास्ट फॉर मोर देन 5 years। जनरली अगर आप बात करेंगे तो 3 से 5 साल की लाइफ होती है शीट की जिसे हम यूज करते हैं, लेकिन अच्छा मटेरियल यूज करो तो 5 जो है वो 5 आपका साल से ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट बोला गया शीट आर यूजुअली 150 माइक्रोन थिक प्लास्टिक शीट, है ना। जो शीट है 150 माइक्रोन थिक प्लास्टिक शीट वो होगी। अब ये माइक्रोन वाला कॉन्सेप्ट भी समझते हो कि मोटाई उसकी नापनी है तो उसे हम माइक्रोन के अंदर नापते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर कौन कौन सी सब्जियों को ग्रो किया जा सकता है? क्रॉप सुटेबल फॉर द पॉली हाउस कल्टीवेशन। सो कौन कौन सी है? आप वहां पे टोमेटो, क्यूक्यूम्बर, ओकरा, ग्रीन बीन मतलब हरी फलियां, या फिर बेल पेपर मतलब पीछे आप जो फोटो देख पा रहे हो बेल पेपर ही है, इनको ग्रो कर सकते हो। कैबेज ग्रो कर सकते हो, पालक यानी स्पिनच ग्रो कर सकते हो, चिल्ली, कैरेट, ब्रोकली, या फिर आप लेट्यूस को भी ग्रो कर सकते हो। ब्रोकली जानते हैं जिसे आप हरी गोभी भी में भी कहते होंगे, मतलब हरी गोभी कहना नहीं चाहिए, होती नहीं हरी गोभी, से ब्रोकली ही कहा जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बोल दिया। और लेट्यूस को सलाद भी लिखते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन सलाद तो हमारे केस में कुछ और होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे लिखेगा लेट्यूस और आप एकदम से समझ जाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको पढ़ के मजा भी आएगा कि हाँ मैंने सीखा है कुछ। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए सर, मजा नहीं आएगा तो काम खराब है, क्योंकि मजा नहीं आएगा तो फिर बोर होंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। और जो चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना उसको मजे से करना चाहिए। और आ रहा है ना मजा आपको? हाँ मुझे पता है आपको आ रहा है, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं किसकी? एनवायरमेंटल कंट्रोल की। तो आप जो RH कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कंट्रोल करते हैं पॉली हाउस के अंदर, बोला द मैक्सिमम अचीवेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 90% इन फैन रेगुलेटेड ग्रीन हाउस। द RH इन नॉन वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग फोगर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे देखो फोगर की फोटो लगी हुई है, अच्छे से नहीं दिख रहा है बिकॉज़ वो पीछे है, लेकिन लगी हुई है फोटो, है ना। तो फोगर्स लगा के जहां पे वेंटिलेशन नहीं है बढ़ा सकते हो RH को, या फिर जो आपके फैन से रेगुलेटेड ग्रीन हाउस है वहां पे 90% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ले जाया जा सकता है। बाकी कम भी उससे कर सकते हैं, वो फसलों की आवश्यकता के अनुसार है। क्या आप मुझे बताओगे अगर फील्ड क्रॉप्स की बात करेंगे तो फील्ड क्रॉप्स वाले केस में जो RH है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो कितनी सुटेबल होती है? जरा मुझे चैट के अंदर बताइए। ओके, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉली हाउस के अंदर कंस्ट्रक्शन में खर्चा कितना आता है, लेकिन आपने उससे पहले मुझे बता दिया है कि 40 to 60% की बात करेंगे तो ये क्या है? सुटेबल RH है, सुटेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, किसके लिए? क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट बोला गया कल्टीवेशन कॉस्ट कितना आएगा? तो जो लो कॉस्ट, लो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर है, वो जो पॉली हाउस है विदाउट एग्जॉस्ट फैन सिस्टम एंड कूलिंग पैड, 400 से लेके 500 पर स्क्वायर मीटर तक खर्चा आ जाता है। 400 से 500 पर स्क्वायर मीटर है। 1 एकड़ के अंदर कितने मीटर चले जाएंगे? लगभग 4000 स्क्वायर मीटर जाएंगे। अब 4000 का 500 से गुणा करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि 1 एकड़ का जो पॉली हाउस पे खर्चा आएगा वो कितना आएगा। नेक्स्ट बोला गया मीडियम कॉस्ट टेक पॉली हाउस, यहां पे 400 से 500 नहीं 900 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा, जबकि हाई टेक जो फुल्ली ऑटोमेटिक है वहां पे 2500 से 4000 रुपए पर स्क्वायर मीटर आएगा। अब 4000 को गुणा करिएगा किससे? 4000 को 4000 से, तब आप समझ जाएंगे। 4 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, है ना। ये देखो ऑलमोस्ट आपका 6 जीरो यहां पे और लग जाएंगे। अब कैलकुलेशन करके देखिए, लंबा चौड़ा खर्चा यहां पे हो जाएगा नहीं, ऑलमोस्ट देखिए 1.5 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो लंबा खर्चा है ना, तो भाई है इसमें। तो ये हाई टेक है। जनरली हाई टेक और आपके लो टेक वाले होते ही, मतलब हाई टेक और मीडियम कॉस्ट वाले नहीं होते हैं। हम जो यूज करते हैं वो लो कॉस्ट वाले यूज करते हैं, जनरली आपने जो देखे हुए हैं। नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं। पॉली हाउस के अंदर 2 टाइप के आपके खर्चे होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के? एक तो फिक्स कॉस्ट है, जो आपने लैंड को खरीदा है, जो वहां पे बिल्डिंग बनाई है, लेबर का जो रूम बनाया है, पैकेजिंग रूम है, स्टोरेज रूम है, और जो भी आपने वहां पे लगा दिया वो तो एक बार लग गया, फिक्स कॉस्ट आ गया आपका। फिर वेरिएबल और रेकरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो क्या बोला गया? मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, पेस्ट डिजीज कंट्रोल के लिए जो केमिकल लेके आ रहे हो, प्लांटिंग मटेरियल लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो तो बार बार होता रहेगा ना। एक बार हो गया दोबारा भी होगा, तो वो किस में चला जाएगा? वेरिएबल या फिर रेकरिंग कॉस्ट के अंदर। That's it. ओवर हो गया हमारा पिछला भी। आगे चलेंगे, अगले की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आपको आ रहा होगा। फिर से बता दूं, है ना, वो जानते हैं ना, सीधी बात, समझ गए आप, है ना।
ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन करना पड़ेगा। ये बात इसलिए बता रहा हूं बिकॉज एज अ टीचर कुछ कुछ बातों के लिए सफाई भी देनी पड़ती है। सफाई मतलब एज अ टीचर खुद को प्रूव करना हो ना, एक एक सिंगल वर्ड को खोल के समझाया जाएगा ना, एकदम से समझ जाओगे। लेकिन ये वो वीडियो है जिसे एग्जाम के नियर बाय डाला जा रहा है, तो यहां पे समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम से रिलेवेंट है उसी को समझा जाए। तो भाई साहब RH वर्ड तो मैंने नहीं समझाया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, लेकिन फैन रेगुलेटेड हाउस के अंदर 90% तक RH आप ले सकते हो, वो मैंने आपको बिल्कुल बताया। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल बातें करता जाऊंगा, और बाकी बातें अपने एग्जाम के बाद भी करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे एग्जाम के बाद आपको ना पढ़ना पड़े, आप इसी बार सेलेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट हम चलते हैं फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको एस्टेब्लिश करनी है तो फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आपको जो खर्चा आएगा वो क्या आएगा, तो बोला अगर आपको पिकलिंग करनी है, पिकलिंग समझते हो, पिकल का अचार हो गया ना, इन केस ऑफ पिकलिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर इमर्स्ड इन 5 to 10% सोल्ट सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, लीडिंग टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये याद कर लीजिएगा, छोटे मोटे एग्जाम के अंदर पूछा भी हुआ है, लेकिन वहां आंसर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स जो आप सोल्ट का सॉल्यूशन लेंगे वो कितना 5 to 10% का, द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल आर कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो नॉर्मल टेंपरेचर, इतना मिल भी जाता है तो फर्मेंटेशन वहां पे होना ही है। फ्रेश फ्रूट कंटेन मोर देन 80% वाटर, और उनके 10 से 15% क्या होता है, शुगर होता है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये नाबार्ड ने बोला है। स्क्वैश की बात करते हैं, स्क्वैश के लिए स्टैंडर्ड्स बोलते हैं एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। स्क्वैश के अंदर क्या है, एटलीस्ट 25% फ्रूट जूस होना चाहिए। इसके लिए वो सिंपल काम आप कर सकते हैं। आप जब घर के अंदर वो ट्रोपिकाना, नेचुरल या फिर वो जो कौन सा चिली पेपर नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, पेपर बोट आता है शायद, है ना, कोई भी ब्रांड का आप जूस लेके आएंगे ना तो उसके डब्बे के में जाइएगा ऐसे और पढ़िए वहां पे क्या क्या वो लिख रहा है। तो 25 to 30% के आसपास वो क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट को ऐड करता है, बाकी सारा उसके अंदर शुगर ही ऐड किया गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, ये 25% जो बोल रहा है ये स्क्वैश के लिए आपका नाबार्ड बोल रहा है। नाबार्ड की गाइडलाइन और FSSAI की गाइडलाइन थोड़ी अलग हो सकती है, तो पेपर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा ना आपको उस हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। सिर्फ एक ही आंसर पे हम नहीं रह सकते हैं, पेपर की लैंग्वेज और आपका आंसर वो उसी पे जाएगा। स्क्वैश आर कंज्यूम्ड आफ्टर डाइल्यूशन बाय ड्रिंकिंग वाटर इन 1:3 रेशियो, है ना। किसका 1:3 रेशियो, जो आपका स्क्वैश है उसे एक हिस्सा डालिए और 3 हिस्से डालिए उसके अंदर, किसके, आपके वाटर के, फिर उसे घुमाइए और स्क्वैश आपका पीने के लिए रेडी हो गया। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹75 लाख, 74.78 है, इसको 75 लाख याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 लाख एस्टिमेट किया गया फॉर अ स्मॉल स्केल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट। अ प्लॉट ऑफ लैंड मीजरिंग 0.5 एकड़ विद बिल्ट अप एरिया ऑफ कितना 3850 स्क्वायर फीट इज कंसीडर्ड सफिशिएंट। इसको भी याद कीजिएगा, इस साल पेपर में पूछा गया था, आपको पता होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पूछा था कि जो आपकी मेगा फूड पार्क स्कीम है वहां पे लैंड को कितने साल के लिए लीज पे लिया जाता है, मिनिमम जो था। तो उसके नॉर्म्स कहते हैं कि या तो खुद की लैंड हो या फिर लीज पे लिया, तो एटलीस्ट फॉर 75 ईयर्स आपको लीज पे लेना है। कुछ उसी तरह की बात यहां पे कर रहा है, कितना एरिया रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मार्जिन मनी जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हर केस में 5 से 25 के बीच, यहां पे इसने 10 से 25 का है, 5 से 25 याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर केस में ये 5 to 15 के बीच में ही रहेगी। आगे चला जाए, चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन की। फार्म मैकेनाइजेशन की करंट रिपोर्ट, जो करंट स्कीम्स है वो थोड़ी अलग है, लेकिन ये नाबार्ड नॉर्म्स है। नाबार्ड नॉर्म्स आपका फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में क्या कहता है वो भी पढ़ लेते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फार्म के अंदर मशीनरी का जो यूज है, फार्म के अंदर जो आपका मैकेनाइजेशन का यूज है। सो यूज ऑफ मशीनरी इन एग्रीकल्चर इज नोन एज मैकेनाइजेशन। क्या बता सकते हैं सबसे ज्यादा मैकेनाइज जो है, सबसे ज्यादा मैकेनाइजेशन जो है वो कौन से स्टेट में है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते भी है, छोटा सा स्टेट है, एग्रीकल्चर में काफी आगे है, प्रोडक्टिविटी व्हीट और राइस की यहीं पे हाईएस्ट होती है। उत्तर आप सब लोग सही लिख रहे हैं। तो फार्म मैकेनाइजेशन की बात करता हूं, बोला गया रूरल गो डाउन, आपको पता होगा यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद है ना आपको? यस, आपको बिल्कुल याद होगा। नहीं याद है तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ऐप पे जाइए, फ्री पेपर वहां पे अवेलेबल है, उनको डाउनलोड कीजिए। तैयारी जब करो तो पिछले साल के पेपर को समझ के ही करो, बिकॉज पैटर्न समझना
सबसे बड़ी बात है। एक बार समझ गए तो सब समझ गए तो मंजिल मिल जाएगी, और नहीं समझे अंधेरे में तीर लगाए तो फिर लग भी सकता और नहीं भी लग सकता, है ना। तो लक के भरोसे मत बैठिएगा, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिएगा, और मेहनत करने से पहले मेहनत किस दिशा में करनी चाहिए ये तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, मेहनत दिशा तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप YouTube पे आएंगे और आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए किस चैनल पे जाएंगे? एग्री कोचिंग चंडीगढ़, ऑफ कोर्स, है ना। ठीक है, आप जिस पे भी जाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको चाहिए ना कि मुझे ये पढ़ना है तो यहीं पे मिलेगा। आपको पता है कुछ चीजें कुछ कुछ जगह पे मिलती हैं, जैसे देखिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इंडिया में किसी ने नहीं पढ़ाया है, लेकिन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पेपर में आती है, और इसका लेक्चर इस बार आपको मिलेगा। और पता कहां पे मिलेगा? इंडिया में एकमात्र चैनल जो आपको देख के जाएगा। वो अलग बात है, बाद में कॉपी भी करेंगे कुछ लोग, लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का लेक्चर सबसे पहले तो उसी चैनल पे आएगा जहां पे आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं। ज्योग्राफी की बात भी करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं रूरल गोडाउन्स की। तो स्मॉल साइज जो गोडाउन होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? 50, 100, 200 और 250, है ना। मीट्रिक टन के अंदर बात कर रहा है, ये एमटी के अंदर बात कर रहा है। मीडियम साइज गोडाउन जो होते हैं उनकी कैपेसिटी 500, 1000 और 2000 मीट्रिक टन होती है, और आपके जो लार्ज साइज गोडाउन होते हैं वो कितने होते हैं? 2000 से ऊपर। ये तो आपको अभी अभी याद हो गया होगा। 50, 100, 200 और 250, फिर आ गया 500, 1000 और 2000, और फिर आपका जो बड़े साइज का है वो कितना हो गया? 2000 एमटी से ऊपर हो गया। नेक्स्ट वाला गया assumption फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ये काम आपका नहीं है, ये वाला काम बैंक का है। बैंक अपने आप कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में लेके चलिए, इसको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। इसने बोला बैंक लोन मिलेगा 75% का, क्यों? क्योंकि 5 से 25% बैंक क्या लेके चलता है? बताइए सारे लोग, 5 से 25% क्या लेके चलता है? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, 5 से 25% का मार्जिन वो लेके चलेगा, 75% का लोन आपको दे देगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहता है पर मीट्रिक टन जो है वो कितना आता है? 250। जितने मीट्रिक टन का आपका गोडाउन होगा उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट रेट याद नहीं करना, लगभग इतना ही लगेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने तो पढ़ा था कि 9% में से 2% घटा के अब जो है वो 7% ही लिया जाता है। ये आपने पढ़ा था इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है, यहां पे तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन आपको दिया जा रहा है। 12% का इंटरेस्ट रेट है, रीपेमेंट 10 साल का है, 1 साल का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा। ग्रेस पीरियड मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। और जो मैक्सिमम स्टोरेज है इसको याद कर लीजिए, नाबार्ड कहता है कि मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड जो वो कितने मंथ्स का है? 10 महीने का है। आगे चलता हूं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता हूं। वहां पे हमने बात कर ली फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स की। एनिमल हस्बेंड्री के लिए नाबार्ड वैसे तो काफी बड़ा सारी गाइडलाइन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर जो पेपर में परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है वो कौन सा है? ये वाला, द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉस ब्रीड इंडिजिनस काउ एंड बफेलो। ये कितनी है? इंडिजिनस काउ की बात करेंगे यहां पे, और बफेलो की बात करेंगे। देखो पहले इसने नाम लिया कैसा? क्रॉस ब्रीड का। तो क्रॉस ब्रीड जो है एक दिन में कितना दूध दे रही है? 7 लीटर के आसपास या 7 किलो के आसपास। जो इंडिजिनस है वो 2.5 लीटर, बहुत कम दे रही है। और जबकि बफेलो जो है वो कितना? लगभग 5 लीटर के आसपास, 4.9 है, 4.89 है। अब इसको 5 लीटर याद रख सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पशुओं का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है। तो यहां पे हमने बात करी किसकी? यहां पे हमने बात करी नाबार्ड नॉर्म्स की, और हमने कंप्लीट किया पार्ट 2 को। जरूर बताइएगा कि आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। आई मीन टू से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है ना। ऑफ कोर्स आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को, एंजॉय करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं, बातों बातों में सब कुछ समझ जाइए। होनी तो पढ़ाई ही है, लेकिन दिमाग को बातें समझ के 20 से 30 मिनट के लिए ऑनलाइन आएंगे तो मजा आएगा, और पढ़ाई समझ के आएंगे तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बोरिंग नहीं होना चाहिए। ये अल्टीमेटली वो है जो आपको आपके मकसद तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आपसे आगे इंडिया में कोई नहीं है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा। पार्ट 3 के साथ मिलूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।